How are you all? Everyone is fine, right? Oh, so welcome to the today's video, that is chapter 8. Today we are going to learn about basic features of the constitutions. Basic features of the constitutions. Okay, the constitution which came into the force on 26th January 1950 is considered as the largest, extensive and detailed written documents. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन जो कब हुआ था अमल में, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। वो सबसे बड़ा और एक्सटेंसिव, जैसे कि बहुत जगह फैला गया था, और वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था। ओके, तो इस फ्यूचर्स में फर्स्ट वन जो है वो है रिटर्न डॉक्यूमेंट, जो लिखा जाता है। एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इसराइल, इंडिया अलॉन्ग विथ अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटर्न फॉर्म। सभी नेशंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ब्रिटेन और इसराइल में ही लिखा हुआ नहीं है। बाकी सब नेशंस में ये कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। कंसिडरिंग द सोशल जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस एंड प्री हिस्टोरिकल नेशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज केप्ट द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटर्न फॉर्म। तो ये सब सोशली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, जो पहले जो हिस्ट्री में जो पहले हुआ था वो सबको ध्यान में रख के ये लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जो रूल्स बनाए गए उसके अंदर लॉज जो होते हैं, और वो लोगों ने इकट्ठा होकर असेंबली होकर इसे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा है, सबको ध्यान में रखते हुए। ओके चिल्ड्रन, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की साइज क्या है? Indian Constitution is divided into 22 sections comprising 395 articles and 8 appendix. The Constitution comprises for state administrations and states, interrelations, fundamental rights, principle for political policies, judiciary, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive and detailed written documents compared to other documents. तो इसका जो इंडियन सेशंस है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने में सेक्शंस में डिवाइड हुआ है? तो वो हुआ है 22, और उसके अंदर आर्टिकल्स जो है वो 395। जैसे कि हम लोग कोर्ट में देखते, जब किसी को सज़ा देते तो आईपीसी इसके हिसाब से इसे ये जुर्म किया है तो इसे ये सज़ा मिलेगी, उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिक्स। तो वो जो लिखा हुआ है वो पेज के पीछे रहता है, और वो कितने थे? 8। लेकिन अब कितने हैं देखो, ब्रैकेट में दिया है नाउ 12। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, याद रखिए, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लैंक हो सकता है, 1 मार्क आंसर हो सकता है। व्हाट इज द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप लिखना है 22 sections comprising 395 articles and 8 appendix. The constitution comprises provisions for state administrations and states. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स जो प्रोविजंस बनाते हैं और स्टेट्स में ही रहते हैं, जैसे इंटर रिलेशनशिप्स है, फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स, जुडिशियरी और कमीशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो चलाते हैं, छोटे छोटे कैस्ट वाले होते हैं, जो डिप्रीव्ड ग्रुप्स होते हैं, सबके लिए ये ध्यान में रखते हुए ये लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। इसीलिए इसे बहुत ही लार्जेस्ट और एक्सटेंसिव कहा जाता है, और इसे रिटर्न डॉक्यूमेंट कहते हैं हम लोग कंपेयर टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिंगल सिटीजनशिप इन अमेरिका, ड्यूल सिटीजनशिप इज गिवन। ड्यूल मतलब 2 सिटीजनशिप, 1 फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अनदर फॉर स्टेट सिटीजनशिप। हम लोगों में जैसे एक ही सिटीजन देते हैं, लेकिन अमेरिका में 2। कौन सा है? पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अनदर इज स्टेट सिटीजनशिप। बट इन इंडिया देयर इज ओनली 1 सिंगल सिटीजनशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ the country. Only citizens of Jammu Kashmir has dual citizenship, 1 for India and another for the state of Jammu Kashmir. लेकिन हम लोग के इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ एक ही को दिया जाता है, भले वो कौन से भी रीजन का हो या फिर स्टेट का हो। ओके चिल्ड्रंस, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो ड्यूल है। ड्यूल मतलब 2, एक जो दिया जाए वो इंडिया का होगा सिटीजनशिप, और जो दूसरा है वो होगा जम्मू कश्मीर का। ओके चिल्ड्रन, द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। देयर इज नाउवेयर एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज द सेंटेंस यूज्ड फॉर इंडिया. By the use of the word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component states is indicated. India is a union of states and no state has right to secede it. Thus, India is a union of states, yes, yet it has some elements of federal government.
In Indian federations, there are two sets of governments, the union government and the state government. The constitution has clearly marked areas of functioning for both the kinds of government. तो इंडिया जो है वो एक यूनियन स्टेट है और इसका वर्ड है फेडरल एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस सो यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये जो एक सेंटेंस है इंडिया के लिए, लेकिन वर्ड जो यूनियन है वो परमानेंट रिलेशनशिप रखता है किसके बीच में, यूनियन और कंपोनेंट के बीच में. सो जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है एंड और दूसरा स्टेट्स को ये राइट नहीं दिया गया है. और यूनियन और जो ये इंडिया में फेडरेशंस है वो दो सेट्स के गवर्नमेंट्स जो हम लोग में होते हैं वो दो के दो इस कॉन्स्टिट्यूशन में है. पहला गवर्नमेंट जो है वो है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the powers of the central and the state governments into different list of subjects. जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के पावर्स जो है किस किस में है, सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में, उसके कोई लिस्ट जो है वो अलग अलग होती है सेंट्रल और स्टेट में. तो पहला जो है वो है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट. यूनियन जो लिस्ट कंप्रोमाइजेस है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स है, 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. तो इस यूनियन लिस्ट में क्या आते हैं, डिफेंस, फॉरेनर्स के अफेयर्स जो होते हैं, एनर्जीज होती है, बैंकिंग, रेलवेज, ये सब, टेलीग्राफ, ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट में. नाउ कम्स स्टेट लिस्ट. द स्टेट लिस्ट had comprises 66 subjects. The state list comprises of those important subjects on which the state legislature house can pass laws. Subjects like law and order, state government institutions, agriculture and irrigation, health, land, state trade and commerce are included. If there is a failure of the law and order in the state, the union government with consent or against the will of the state can send reserved police force. तो इसमें 66 सब्जेक्ट्स होते हैं जो इसमें हम लोग लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में देखते हैं. और ये जो हाउस कैन पास लॉज, जो ये हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा हाउसेस होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं. और इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, इरिगेशन में से एग्रीकल्चर और हेल्थ के लिए जो होते हैं, इन सब ये सब आते हैं स्टेट लिस्ट में. अगर कोई फेलियर हो जाता है इस लॉ को लेकर इन द स्टेट में, तो ये सब हम स्टेट जो स्टेट में फेल हो तो वो स्टेट वाले कहाँ भेजते हैं इसे, रिजर्व पुलिस फोर्स में. कॉन्करेंट लिस्ट. इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो तीसरा लिस्ट होता है और वो है कॉन्करेंट लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन कंसर्न बोथ ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. इसके अंदर आप लोग को दोनों सब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. कौन से है, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट्स. तो ये लोग इस पर पास करते हैं. ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन concurrent list has 47 subjects. The list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. तो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो क्रिमिनल्स के होते हैं या सिविल प्रोसीजर्स जो होते हैं, मैरिजेस होते हैं, डिवोर्स, एजुकेशंस, इकोनॉमिक प्लानिंग्स, ये सब जो है वो आते हैं हम लोग के कॉन्करेंट लिस्ट में. ओके, सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. यूनियन के अंदर जो है वो आते हैं अफेयर्स होते हैं जो फॉरेनर्स के, बैंकिंग, ये सब जो है वो यूनियन में आता है. और स्टेट में जो है वहाँ आता है इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, ये सब आते हैं किसके अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर. और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके अंदर जो ये आते हैं वो है क्रिमिनल्स होते हैं, जो उनके मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, ये सब. ओके चिल्ड्रन, आपको मेन सब्जेक्ट्स याद रखने हैं. यूनियन लिस्ट में जो है वो 97 है, स्टेट लिस्ट में जो है वो 66 है और कॉन्करेंट में जो है वो 47. ओके चिल्ड्रन, residuary powers. The subjects which are not specifically allotted to union or a state are included in residuary powers. Matters that are not included in the division of powers
are known as residuary powers. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects. जो स्पेसिफिक नहीं किया गया है, जो सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक नहीं किया गया है, वो यूनियन में और स्टेट में नहीं आते हैं, उसे हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर्स. जो रेसिडुअरी पावर्स है वो किनके हाथ में होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और ये लोग के पास पावर होता है कि ये लोग इसमें जो लॉस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे की लेन देन होती है फाइनेंशियली, वो सब जो है वो किसके बीच में होते हैं? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. एक्साइज एंड कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, ऑल दिस मेजर टैक्सेस आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो ये कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो इनकम टैक्स, ये सब मेजर जो बड़े बड़े टैक्सेस होते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. वाइल सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स विच आर हैविंग मीगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो बाकी के जो एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, वो सब जो है वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट. नाउ कम्स यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. There are three provisions for emergencies in Constitution of India. तो 3 emergencies जो है वो provisions में, वो constitutions के अंदर बिलो जो है, national emergency can be declared at the time of war, external attack और armed rebellion. जो national emergency है वो कब declare किया जाती है? जब युद्ध होता है या फिर कोई बाहर से उन्हें अटैक करना चाहता है, और आर्मी रिबेलियन जो विरुद्ध में चलता है तब होता है. और सेकंड वन, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, तो लॉ और ऑर्डर जो लोग ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ठीक तरह से इसमें फंक्शन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सो उसमें भी इमरजेंसी करना डिक्लेयर किया जाता है. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस देयर इज ए मॉनेटरी वैल्यू एरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जब कीमत बढ़ जाती है किसी की तो तब भी वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेयर किया जाता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन मोर पावर्स टू डील विथ दिस इमरजेंसी. सो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बहुत सारे पावर्स दिए हैं कि ये टू इसके किसके साथ डील करने के लिए इस इमरजेंसीज. फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसीज, और जो ब्रेक डाउन करते हैं वो, और जब इंक्रीज होता है प्राइस तब. एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न्ड इनटू ए यूनिटरी सिस्टम. एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होता है तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी टर्न इनटू यूनिटरी सिस्टम, एकांत में एकाग्रता. Parliamentary system. India has a parliamentary system of governance. In a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing people. Right, children? Parliament जो है वो आपको सबको देखा ही होगा, पता ही होगा, 6th में पढ़े, वो supreme authority उसके पास होती है. The legislature at that union is the parliament. कौन है वो? Legislature. The parliament is bicameral, means it has 2 houses. पता है ना parliament में 2 houses, upper house and lower house. Very good, children. Upper house is called Rajya Sabha, lower house is called Lok Sabha. Okay, children. So the government is carried on in the name of the president at the union and the government in states. Actual administration is carried by the council of ministers headed by the prime minister at the union and the chief minister in the states. लेकिन जो ये प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से चलती है यूनियन और स्टेट्स में, लेकिन जो एक्चुअली देखा जाए गवर्नमेंट तो वो किसके द्वारा, तो ये जो है वो काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, उनके द्वारा चलाई जाती है, और यूनियन के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स. The Council of Ministers is responsible to the legislature that comprises representatives of the people. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके पास होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को. ओके. द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स फॉर राज्यसभा. तो ये जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं कितने? 12 जो एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास अनुभव होता है, तो वो राज्यसभा में. राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. तो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, उसके अंदर 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं. द सेम नंबर ऑफ द मेंबर्स फॉर द इलेक्शन, दस ईच मेंबर हैज 6 years ऑफ टेन्योर इन राज्यसभा. तो राज्यसभा में ये जो दर एक मेंबर है उनका टाइम कितना होता है? 6 years. द पावर्स ऑफ द राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू लोकसभा. लेकिन जो पावर्स राज्यसभा में है वो जो है वो कम है. किससे कम है? लोकसभा से. विच इज स्पेशल सुपीरियर एंड डिसिसिव. राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसॉल्व. जो राज्यसभा है वो पूरी तरह से उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है.
independent and the impartial judiciary. The constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. तो constitution जो है वो उनके पास क्या है, independent है. Okay, there is a supreme court at the top, supreme court, that is called high court. Very good. And under its jurisdictions are the district courts at district level, and at the taluka level there are local and special courts. तो district level में भी होते हैं और तालुका level में भी ये judges होते हैं, right? The judges of the Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nation. लेकिन जो जजमेंट जो सुप्रीम होता है वो सबके साथ डिवाइड हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के साथ भी वो लोग टच में रहते हैं और तालुका लेवल में भी रहते हैं, तो बाइंडिंग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द nation. In case of the conflict between the union and the state government, matters related to the constitutions or interpretations of the statutes, the final decision is visited with the Supreme Court. लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन वो डिसीजन जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लेती है. द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक प्रोटेक्टर बचाती है और वो सलाह सूचन देती है. Amendments in constitutions compared to the other countries constitution, अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशंस जो इंडिया के वो डायनेमिक है. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड हैज़ व्हेन रिक्वायर्ड, वो अमल में आता है जब जो अमल में आ जाता है जब हम उसकी ज़रूरत होती है तब. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन 3 ways, वो 3 ways में है कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस. अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट. वो है जो वो सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन जो मेंबर्स कहाँ पर वोटिंग के लिए जो प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में. सेकंड, सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी. जो सर्टेन तो कोई अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो कितनी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो तीसरा है कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज 2/3 एंड द कॉन्करेंस नॉट लेस देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड. तो कॉन्सर्निंग यूनियन स्टेट्स में जो है वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2/3, लेकिन कॉन्करेंस जो है वहाँ पर प्रेजेंट है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ देर इज़ एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट स्ट्रक्चर और ए सुप्रीम जुडिशियरी, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू गिव कॉन्सेंट. लेकिन जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है ये यूनियन स्टेट का और फिर स्टेट स्ट्रक्चर्स का, तो सुप्रीम जुडिशियरी का, तो इसके अंदर जो है स्टेट्स के जो आधा स्टेट है उसके अंदर कॉन्सेंट होना चाहिए. जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. जो जजमेंट मिलता है कोर्ट से वो भी पार्लियामेंट में अमेंडेंट है. देर विल बी ए नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कभी चेंज नहीं होता है. सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग चेंज इन द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मोस्ट इनकॉन्स्टेंट एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, बट एट सर्टेन केसेस इट इज़ नॉट अमेंडेबल बाय द सिंपल मेजॉरिटी. इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्टेंट्स, क्योंकि उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इसलिए इनकॉन्स्टेंट बोलते हैं. और कभी कभी अमेंडेबल जो है वो सिंपल होते नहीं है. विदाउट द मेजॉरिटी कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट इट्स नॉट अमेंडेबल. उसके अंदर वो जो दूसरा स्टेट्स में मेजॉरिटी अगर नहीं होती है तो वो लोग अमेंडेबल नहीं होते हैं. देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोनों मिलाकर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं. Universal adult suffrage. In India, we have a system of adult suffrage which is flexible. According to that, any citizen who is about 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament, legislative assemblies or local self-government bodies without any discriminations of the education, property and economic standard. लेकिन हमको पता ही है कि हम लोग के देश में जो सिटीजन है वो वोटिंग करते हैं, कब करते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स. ओके, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शंस. तो लेकिन ये जो बॉडीज है लेजिस्लेटिव लोकल सेल्फ बॉडीज, तो वो डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है कि वेदर ही इज एजुकेशन एंड ही हैज़ ए प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड. इट डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशंस विद दिस conditions. Now comes secularism. We have discussed earlier about secularism in the preamble. हमने secularism के बारे में preamble में पढ़ ही लिया था. In the constitution, India has been declared as a secular state.
तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को कहा गया है और डिक्लेयर भी किया गया कि इंडिया जो है सेक्युलर। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे अलग अलग देश के नात के लोग रहते हैं, दो उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रिसाइड इंडिया, बहुत सारे लोग जो है यहाँ बसते हैं। देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसीलिए हम लोग सिटीजन में कोई भेदभाव नहीं रखते, चाहे वो कौन सा भी कास्ट का हो, वेदर इट में बी अ डिप्रूव्ड ग्रुप्स और एक anyway. No citizen can be given special rights or cannot be deprived of certain rights. पर्सन के स्पेशल राइट्स हर रीजन, जैसे कि इस रीजन का है तो उसे स्पेशल राइट ये है, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज इक्वल। द स्टेट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, पार्शियल नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, किसमें? जो जब भी चाहे वो कौन से भी रिलीजन का हो। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल द सिटीजन। सिर्फ सेक्युलर स्टेट है वो ही सभी देश को इक्वली ट्रीटमेंट देता है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन और इट बेस्ड टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन। सेक्युलरिज्म मीन्स ये होता है कि वो किसी रिलीजन जो है उनमें मैटर नहीं करते और इसमें इन्वॉल्व होते भी नहीं है और कहते भी नहीं है कि भाई ये रिलीजन वाला ही वोट कर सकता है, ये रिलीजन वाला ही ये कर सकता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, उसे ही हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। द स्टेट हैज़ टू बी ए सेक्युलर एंड इंडिफरेंट। फॉलोअर्स ऑफ द एवरी रिलीजन्स आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ चॉइस। तो हर किसी को अपने रिलीजन्स में फ्री से रहने के लिए चॉइस दी गई जाती है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? जुडिशियल मतलब कि लॉस। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद इन jurisdictions without disrespecting the powers of parliament. The constitution has made an effort to harmonize the principle of judicial review. Parliamentary amendments, external orders, ordinance and judicial judgment are given for the judicial review. If the court finds any indiscrepancy in the external orders, ordinance or coronal judgments, it can stop them by declaring them unconstitutional. तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि जब ये लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग वहाँ जुडिशियल के पास जाते हैं, जो जजमेंट के पास जाते हैं। अगर उनके पास कोई समाधान नहीं मिलता है या फिर उन्हें कोई बाहर का कोई कुछ पता चलता है, एक्सटर्नल ऑर्डर्स जो मिलते हैं, तो उसके चलते ये लोग जुडिशियल जो है वो अपना जजमेंट देना स्टॉप करते हैं और बाहर से जो भी सलाह लेनी हो या फिर कोई जान करनी हो या पहचान वहाँ से लेनी हो, तो ये सब इकट्ठा करके फिर वो लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि ये सही है, ये सही, ऐसे कर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल में स्टॉप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, fundamental rights and duties. Fundamental rights are conferred to the people of India by the Constitution to live a dignified life. The most valuable capital of our country is in all the overall development of nation, which further lies in fundamental duties and fundamental rights. Rights to constitution remedies and for the children 6 to 14 years of age, rights to educate are also made available. फंडामेंटल राइट्स में जो है वो हर एक नागरिक को अपना राइट्स जीने की राइट से जी सकते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है तो वो लोग को टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, मतलब अच्छी जीवन जी सकते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हम लोग के जो वैल्यूएबल कैपिटल मतलब कि जो है वो अपने कंट्री में कि ये है कि सभी लोग अच्छी तरह से डेवलपमेंट करें नेशन का, और जो ये सब किस में दिखाई देता है, इस लाइस इन फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम लोग उसे बोलेंगे ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो देयर इज no capital of our country. Okay, so right to constitution remedies and for the children 6 to 4 years. आपको पता है ना 6 to 14 years के एज में ये लोग को राइट टू एजुकेट, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे होते उन्हें राइट दिया गया है कि वो लोग को 6 to 14 years में जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू एजुकेट और ऑल्सो मेड अवेलेबल, तो वो राइट उनको देना चाहिए किनको, जो 16 to 14 years के है। Directive principles of state policy. Protection of people, security and welfare should be carried out by the states. तो प्रोटेक्शन जो पीपल का प्रोटेक्शन होता है, उनकी सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये सब कौन लेता है? स्टेट्स। These principles provide directions for state government and policy making, so they are called as a directive principles. ये जो है ये प्रिंसिपल्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद स्टेट गवर्नमेंट करती है और वो लोग ही पॉलिसी
बनाते हैं, इसके चलते हम उसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो डायरेक्ट आते हैं। प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स, तो प्रोविजंस तो बैकवर्ड सेक्शंस जैसे ST जो होते हैं, जो छोटे नाथ के, उनके लिए कोई प्रोविजंस है। टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स आर डिप्यूट क्लासेस इज द मेन सिस्टम। देर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके लिए थोड़े प्रोविजंस जो है वो अलग रखे हुए हैं। रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इलेक्शंस टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशंस, तो जो लेजिस्लेटिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो थोड़ी सी जो सीट्स है वो उनके लिए रिजर्व की है, किनके लिए, जो बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं। रिजर्वेशन कोटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये जो SC/ST जो मतलब कि ये जो बैकवर्ड से कास्ट होते हैं वो लोग के लिए कुछ रिजर्वेशन कोटा रखा जाता है। वो किसके अंदर होता है, जो जब एडमिशन लेते हैं एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लेते, ताकि उनका पॉपुलेशन जो है वो हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स आर गिवन स्कॉलरशिप्स, बेसिक एम्यूनिटीज एंड वेवेड फीस विच कम अंडर ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज एंड शील्डिंग पॉलिसीज एज अ प्रोविजंस इन द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ देखो बच्चे, छोटों जो चिल्ड्रंस होते हैं बैकवर्ड सेक्शंस के, उनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़, जो फीस आदि भरी जाती है, ये सब कुछ जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड सेक्शंस के लिए रिजर्व है। ओके, एज पर द प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये सब कुछ लॉज जो है वो बनाए गए हैं। ओके चिल्ड्रंस, हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर। यहाँ हम लोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो ओपन योर बुक्स एंड रीड दिस चैप्टर 8. Okay children, so now we are going to discontinue. Okay children, now we have completed our chapter, so be safe and stay home. Bye bye, take care, have a good day.